नमस्कार, आई एम सिद्धार्थ शुक्ला. बेसिकली आई हैव गॉट रैंक 18 इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. मेरा नेटिव प्लेस आजमगढ़ है, जहाँ पे मैं पैदा हुआ, उसके अतरौलिया ब्लॉक में. लेकिन मेरी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन दिल्ली से हुई है. नरेला एक गांव है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, जहाँ मैं बचपन से रहा हूँ. मुझे आज ये मौका मिला, एक फोरम मिला है आने वाले एस्पिरेंट्स के साथ अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करने का. एक स्ट्रेटेजी, मेरे ओपिनियन में स्ट्रेटेजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट द डिफरेंस बिटवीन गेटिंग इन द लिस्ट एंड गेटिंग आउट ऑफ द लिस्ट. तो क्योंकि मेरी काफ़ी लंबी जर्नी रही है सिविल सर्विसेज में, आई हैव गिवन 4 अटेम्प्ट्स. तो उसमें स्ट्रेटेजी मैंने काफ़ी बनाई है, काफ़ी बिगाड़ी है, काफ़ी दोबारा बनाई है, री स्ट्रेटेजाइज किया है. तो आई कैन टेल समथिंग्स अबाउट स्ट्रेटेजी. और स्ट्रेटेजी के बारे में बताने के लिए मैं, जैसे एग्जामिनेशन 3 फेजेज में डिवाइडेड है, वैसे मैं आपको तीनों फेजेज की अलग स्ट्रेटेजी बताने की कोशिश करूंगा कि प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी सही है और इंटरव्यू के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी. लेकिन एक ओवर आर्किंग स्ट्रेटेजी, एक फ्रेमवर्क भी आपका होना चाहिए जो आप एग्जामिनेशन के लिए कंसीडर करते हैं कि मुझे इस एग्जामिनेशन के लिए कितने दिन, कितने आवर्स, किस टाइम पे पुट इन करना है, किस टाइम मेरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहती है, किस टाइम मेरी प्रोडक्टिविटी कम रहती है. स्टार्ट करते हैं प्रीलिम स्टेज से. मैं देख रहा हूँ कि एक नया ट्रेंड ये है कि प्रीलिम्स को लोगों ने थोड़ा सा इनकॉन्सिक्वेंशियल समझ लिया है, क्योंकि वो एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है. तो कई लोग तो प्रीलिम्स से काफ़ी डरते हैं कि हाँ प्रीलिम्स ही नहीं होगा तो हम मेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, जो नॉलेज हमने इतने सालों की मेहनत से अक्रू करी है. और कई लोग सोचते हैं कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो बेसिकली मेंस ओरिएंटेड रहनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स के मार्क्स कंसिडर नहीं होते. तो प्रीलिम्स में हम लाइन पे भी पास हो जाए तो इट्स इनफ. तो इनफ तो है, इफ यू क्वालिफाई प्रीलिम्स ऑन द लाइन यू कैन स्टिल गेट अ गुड रैंक. बट एक अच्छी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि आप प्रीलिम्स के लिए ऐसे प्रिपेयर रहें कि आपका प्रीलिम्स फोबिया खत्म हो जाए. आपको प्रीलिम्स में ये ना रहे कि मैं लाइन के इस तरफ हूँ कि लाइन के उस तरफ हूँ, फिर प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आएगा तब मैं मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा. आपको ये होना चाहिए कि प्रीलिम्स का आपने एग्जाम दिया और यूर क्लियर की, यूर क्लियरिंग द प्रीलिम्स. तो मेरा क्या रहा है कि पहले अटेम्प्ट में आई स्कोर्ड अराउंड 126 इन प्रीलिम्स. इन द सेकंड अटेम्प्ट आई स्कोर्ड 132. थर्ड अटेम्प्ट में, मैंने सेकंड अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया था तो मुझे केवल 10 दिन मिले थे पढ़ने के लिए. स्टिल आई स्कोर्ड 1424 एंड दिस अटेम्प्ट आई स्कोर्ड 148.8. सो मेरी स्ट्रेटेजी ये रही प्रीलिम्स की पहले अटेम्प्ट से कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स देने हैं, क्योंकि प्रीलिम्स एक रिकॉल बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है कि आपको कुछ पता था और आपने एग्जाम में उसका आंसर दे दिया कि इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त को तो आपने टिक कर दिया. नहीं, इट्स अ पेपर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माइंड. आपकी जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, आपकी जो बैकग्राउंड नॉलेज है, जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज है, आपको उसको यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. प्रीलिम्स इज अ टेस्ट ऑफ टाइम, कि आप टाइम मैनेज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, आप 2 घंटे के अंदर उतने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, आप 2 घंटे के अंदर मल्टीपल रीडिंग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं पेपर की. प्रीलिम्स इज अ टेस्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, कि आपको ऑप्शन एलिमिनेशन पता है कि नहीं पता, आपको ट्रिक्स पता है कि नहीं पता है, आपको ये पता है कि नहीं पता है कि किन क्वेश्चंस को आपको थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हैं, किसमें आपको थोड़ा कम टाइम देना है. तो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट प्रीलिम्स इज स्ट्रेटेजी. मैं 2 बिंदु पे थोड़ा जोर डालना चाहूंगा जो भी एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. पहला तो रिवीजन मैटर्स द मोस्ट. कि प्रीलिम्स में कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो मैक्सिमम नॉलेज गेन करना चाहते हैं, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स को कवर करना चाहते हैं, नए नए मटेरियल्स को बार बार उठाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन रिवीजन नहीं करते उतना ज्यादा. रिवीजन से क्या होता है कि अगर आपको प्रीलिम्स के रिलेटेड कुछ भी पता है, यूपीएससी के सिलेबस से जुड़ा हुआ कुछ भी पता है और आपको पक्का पता है कि 100% श्योर हूं मैं कि यही मुझे पता है, तो आप उसके बेसिस पे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो आप जो भी पढ़ रहे हैं, GS1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप प्रीलिम्स के आखिरी कुछ महीनों में, 1 महीना 2 महीना बचा है, आप अपना मैक्सिमम फोकस जो है रिवीजन पे रखिए कि आप जो भी आपने पढ़ा वो आपके दिमाग में एकदम सीमेंट की तरह सेट हो जाए कि हाँ ये मुझे आता ही आता है. इसमें मुझे ये नहीं सोचना कि आप प्रीलिम्स में बैठ के सोचे कि नहीं नहीं ये ऐसा हो सकता है, नहीं ये क्या पता ये हो सकता है. जब आप रिवीजन नहीं करते तो क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप वहां पे सही कर सकते थे लेकिन आप सही नहीं कर पाएंगे. जब आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं होती कि मुझे मल्टीपल रीडिंग्स में करना है, तो आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन को 2 से 5 मिनट भी दे सकते हैं और आखिर के क्वेश्चन को आप 10 सेकंड भी दे सकते हैं. और जबकि ये एकदम गलत स्ट्रेटेजी है. हर क्वेश्चन के मार्क्स सेम है, तो आप सारे क्वेश्चन को बराबर टाइम देने की कोशिश करिए. तो मेरा स्टूडेंट्स को ये सुझाव रहेगा कि प्रीलिम्स के लिए सबसे पहली चीज आप करिए कि आप अपने रिवीजन पे ध्यान दीजिए. एक शेड्यूल बनाइए कि हाँ मुझे ये रजिस्टर है या ये हिस्ट्री है, ये पॉलिटी है, इसका रिवीजन इतने दिन तक करना है. और रिवीजन कैसे करना है उसकी भी एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि हाँ मैं इस पेन से मार्क करूंगा, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको साइड में लिख दूंगा ताकि आखिरी में मैं एक ग्लांस में रिवाइज कर जाऊं. दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर फॉर प्रीलिम्स प्रिपरेशन रिवीजन के बाद, और रिवीजन की स्ट्रेटेजी बनानी है और रिवीजन करना है, यही प्रीलिम्स का एक तरह से गोल्डन एरो है. दूसरा गोल्डन एरो है मॉक्स. मैंने पहले अटेम्प्ट में जब था मैं कोचिंग कर रहा था और आखिरी के समय में सेल्फ डाउट आता है कि हाँ प्रीलिम्स हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा. तो मैंने मॉक देने शुरू करे. इन द स्टार्टिंग आई वाज नॉट स्कोरिंग गुड इन द मॉक्स, तो आई फेल्ट कि यार क्या पता मैं क्लियर ना कर पाऊं. लेकिन मॉक्स में बेस्ट चीज क्या है कि वो आप अपनी मर्जी से देते हो. अगर आपके आज 70 नंबर है, आपको लग रहा है आप क्लियर नहीं कर पाओगे, तो आप उसी दिन 2 और दे सकते हो जिसमें आप 90 ला सकते हो और 100 ला सकते हो, जिससे आपको थोड़ा यकीन हो जाए कि हाँ मैं क्लियर कर दूंगा. तो मैंने पहले अटेम्प्ट में क्या किया कि मैंने कम से कम 100 मॉक्स लगाए. स्टार्टिंग में आई वाज स्कोरिंग अराउंड 70 to 80, लेकिन धीरे धीरे जब फाइनल स्टेजेस में गया तो आई वाज स्कोरिंग 110 एंड 115 कंफर्टेबली, और मेरा स्कोर प्रीलिम्स में उससे ज्यादा रहा. मेरा यही एडवाइस रहेगा कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक्स देने की कोशिश करिए. जब भी आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं अपने वीकली शेड्यूल में 2 या 3 दिन पे, मैं तो कहूंगा कि डेली भी अगर आप एक मॉक देना चाहें, फुल लेंथ मॉक देना चाहें, सेक्शनल देना चाहें, तो वो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा. Why am I emphasizing mocks?
बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मॉक्स आपको ये बताएगा कि आप किस लेवल की आपकी तैयारी चल रही है, और जब आप मॉक से अपनी तैयारी को गॉज करेंगे तो एक हफ्ते बाद अगर आपके नंबर नहीं बढ़े तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ मेरी तैयारी जो है वो एक सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है। दूसरा, इट विल टेल यू द एरियाज वेयर यू कैन फोकस, कि इन्वायरमेंट में आपके मार्क्स कम रह रहे हैं, हर अटेम्प्ट में कम रह रहे हैं मॉक के, तो आपको ये होगा कि हाँ मुझे इन्वायरमेंट पढ़ना है, इन्वायरमेंट में भी इन्वायरमेंटल लॉज में आपके मार्क्स कम रह रहे हैं तो आपको ये रहेगा कि मुझे इन्वायरमेंटल लॉज पढ़ना है। तो मॉक्स के हिसाब से आपकी ये स्ट्रेटेजी बनेगी कि आप किस एरिया ऑफ प्रिपरेशन को आपको ब्रशअप करना है, किस पे आपको और मेहनत करनी है। दूसरा, मॉक वुड टेल यू अबाउट टाइम मैनेजमेंट। तीसरा, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये हमारे WT के इंस्ट्रक्टर है RN सिंह जी नीसा पे, उन्होंने मुझे ये बताया था कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप परफेक्ट प्रैक्टिस करेंगे तो जब आप प्रीलिम्स में एग्जाम देने जाएंगे तो आपको ये रहेगा कि मैं कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करने आया हूँ। जो काम मैं डेली करता हूँ, मैं तो डेली ये 2 घंटे में 100 क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, अपने मार्क्स देखता हूँ कि हाँ कितना आ रहा है, कट ऑफ क्लियर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। जो काम आप डेली करते हो उसका आपका फोबिया खत्म हो जाएगा, इट विल बी इजी फॉर यू ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। थर्ड, जो फायदा है मॉक्स का, दे टेल यू द ट्रिक्स ऑफ द गेम। ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है, कुछ ऐसे टर्म्स रहेंगे ऑप्शंस में, ऑलवेज, नेवर, एब्सोल्युटली, जिनको देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि हाँ ये तो क्लॉज गलत लग रहा है। तो दैट्स अबाउट प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में आपको रिवीजन और मॉक, मैं फिर से एम्फसाइज करूंगा, रिवीजन मॉक, रिवीजन मॉक, रिवीजन मॉक, RM, दिस इज द की टू प्रीलिम्स। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जाते हैं, मेंस। जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई स्टेज है एग्जामिनेशन का तो वो मेंस है, क्योंकि प्रीलिम्स तो आपने क्लियर कर लिया, क्वालिफाई किया, अगर आपने अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया तो आप नेक्स्ट डे से पढ़ाई शुरू कर दो। लेकिन मेंस एक ऐसी चीज है जिसकी प्रिपरेशन टाइम मांगती है, डिमांड करती है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपकी प्रिपरेशन केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड है तो आप 3 महीने में पढ़ के मेंस में बहुत अच्छा स्कोर कर देंगे। मैंने 2019 में सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी कि आई नेवर इवन एक आंसर भी नहीं लिखा था जब मैंने पहली बार मेंस दिया था। तो मैं प्रीलिम्स क्लियर किया, विजन के मॉक देने गया, आई गॉट अराउंड 48 नंबर, पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड सेटर था कि अब क्या करना है। धीरे धीरे अपने नंबर इंप्रूव करे, लेकिन मेंस क्लियर नहीं हो पाया। तो मेंस की स्ट्रेटेजी आपकी ये होनी चाहिए कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो आप उसी टाइम अपने 4 या 5 या 6 रजिस्टर बना लीजिए, जिसमें आप अपने जो एग्जाम्स है GS 1, 2, 3, 4 उनका सिलेबस लिख दीजिए। एक रजिस्टर पे लिख दीजिए GS 1 का सिलेबस ये है, एक पे GS 2 का सिलेबस लिख दीजिए, GS 2 का रजिस्टर है, एक पे GS 3 का सिलेबस लिखिए, GS 3 का रजिस्टर है, GS 4 का लिखिए। और टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए आप मेंस के लिए, जैसे कि हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक टॉपिक है GS 2 के सिलेबस में, तो आप उस पे नोट्स बनाइए कि हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये की पॉइंट्स हैं। दूसरा, मेंस के लिए सबसे जरूरी आंसर राइटिंग। जो यंग स्टूडेंट्स हैं जो आंसर राइटिंग को बस शुरू ही करने जा रहे हैं, उनके अंदर एक क्या मिथ हो गया कि आपको एकदम ही जो क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में एकदम उसी के लेवल के आंसर राइटिंग से आपको स्टार्ट करना है कि एकदम हाई फाई क्वेश्चन रहेगा। ऐसा नहीं है। आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए हैं या आप किसी और बैकग्राउंड से आए हैं, तो आपको सब्जेक्टिव आंसर लिखने की आदत आपकी थोड़ी कम हो जाती है। तो आप सब्जेक्टिव आंसर लिखने की शुरुआत कहां से करें, आप एनसीईआरटी उठाइए। जो प्रिपरेशन स्टार्ट करता है वो एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन दिए हैं उनसे व्हाट इज एनवायरमेंट का भी आंसर आप लिखना शुरू करते हैं, तो एक तरह से आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। थोड़ा जब आप एडवांस स्टेज पे पहुंच जाएंगे आंसर राइटिंग की, तो हर सिविल सर्विस एस्पिरेंट से कहेंगे कि मॉक टेस्ट मेंस के भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। पिछले अटेम्प्ट में मैंने अराउंड 32 मॉक्स दिए थे, उससे पिछले में मैंने अराउंड 50 मॉक्स दिए थे मेंस का, एसए का और ऑप्शनल का मिला के, और इस अटेम्प्ट में भी मेरे अराउंड 30 मॉक्स थे। तो मेंस में भी अगर आपको 3 घंटे लिखना है वहां पे जाके, फिर 2 घंटे के ब्रेक के बाद 3 घंटे और लिखना है GS 1, 2 के दिन और GS 3, 4 के दिन, तो जितना आपकी प्रैक्टिस रहेगी उतना अच्छा हाथ आपका एग्जामिनेशन में भी चलेगा। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो कुछ क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे। और अभी मेरे दोस्त हैं जिनका काफी सिलेक्शन हुआ है, तो 10 नंबर से वो डिफरेंस आ जाता है कि आप IRS बनेंगे कि IPS बनेंगे। तो एक था वो कहता है कि वो आखिरी के 2-3 क्वेश्चन और लिख दिए होते। तो मतलब ये है कि आपको मेंस की प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि एग्जाम के दिन आप किसी भी ऑड सिनेरियो में ना रहें कि आपसे एक क्वेश्चन रह जाएगा या आपसे आधा क्वेश्चन रह गया या आप किसी क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट कर गए। मेंस की आंसर राइटिंग की कीज तो मतलब इजीली अवेलेबल है कि आपको कीवर्ड्स कैच करने हैं, उसके हिसाब से हेडिंग बनानी है, उसके हिसाब से आंसर बनाने हैं। एक एडिशनल चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो भी मेंस के एस्पिरेंट्स हैं, कि आप टॉपर्स आंसर कॉपी को अपना गाइड बनाइए। मैंने पहले 2 अटेम्प्ट में कोशिश ये करी कि मैं मेंस में थोड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंसर लिखूंगा, बहुत सारे कोट करूंगा लोगों को कि इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, ये किया वो किया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करी, तो मैंने सोचा कौन सी वर्क कर रही है। तो एक ही आंसर है आपके पास, वही स्ट्रेटजी वर्क कर रही है जिसको यूपीएससी कहता है कि ये वर्क कर रही है। जिसको यूपीएससी सेलेक्ट कर रहा है उसके आंसर्स की क्वालिटी आप देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप टॉपर्स को इमिटेट करिए, लेकिन उनके आंसर लिखने के तरीके को देखिए कि वो हेडिंग देते हैं, पॉइंट वाइज लिखते हैं, इंट्रोडक्शन कितना होता है उनका, कंक्लूजन कैसा होता है। आप किसी एक टॉपर को मत पकड़िए, लेकिन आप ये कोशिश करिए कि GS 1 के लिए आप कोई ऐसी कॉपी निकालिए जिसमें लगे आपको कि हाँ इस बंदे ने एकदम कम शब्दों में एकदम बढ़िया आंसर लिख के दिया है, और अगर यही फॉर्मेट मैं अप्लाई करूं अपने लिए तो मैं भी काफी अच्छा कर सकता हूं। आप उस फॉर्मेट में अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, आप उसमें फ्लो चार्ट वगैरह जो भी बनाते हैं, आपका जैसा लिखने का मन है आप वैसा लिख सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मेट बनाने की कोशिश करिए कि हाँ GS 1 में ऐसा रखना है, GS 2 में ऐसा रखना है, GS 3 में ऐसा रखना है, GS 4 में ऐसा रखना है। एक और चीज मैं इसमें मेंस में जोड़ना चाहूंगा कि आप प्रैक्टिस को भूलिए मत और टॉपर्स की आंसर कॉपी को आप अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाइए। मेंस के लिए एक और प्रॉब्लम रहती है कि हम स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पाते प्रॉपर्ली। मेंस इतना बड़ा हो जाता है, ये GS 1 है, 2 है, 3 है, 4 एसए ऑप्शनल है, तो कभी कभार क्या होता है, हम अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। ऑप्शनल को बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं, एसए को कम टाइम दे पाते हैं। जैसे मैंने पहले 2 अटेम्प्ट में क्या किया था, मैं 2 एसए लिख के एसए का पेपर देने चले गया था, डिड नॉट स्कोर गुड। फिर मैंने पहले 3 अटेम्प्ट में भी क्या किया, मैंने सोचा कि मैं हिस्ट्री ऑनर्स से पढ़ा हुआ हूँ, डिपार्टमेंट का टॉपर रहा हूँ,
खालसा कॉलेज। तो फिर मैंने ये सोचा कि मुझे हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की क्या जरूरत है, मुझे उसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की क्या जरूरत है। लेकिन ये गलत था। मैंने इसको, जब मेरा थर्ड अटेम्प्ट में मेंस नहीं निकला तो मेरे पास थोड़ा टाइम था सोचने के लिए कि क्या गलतियां कर रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहली गलती ये देखी कि मैं मेंस के लिए प्रिपेयर तो कर रहा हूँ एकदम शिद्दत से, लेकिन मैं अनबैलेंस्ड हूँ। मैं जीएस को ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ, ऑप्शनल को कम दे रहा हूँ, एसए को कम दे रहा हूँ। देन इन द थर्ड अटेम्प्ट मैंने एसए की भी टेस्ट सीरीज ली, ऑप्शनल की भी ली, मेंस की भी ली, और तीनों को बराबर टाइम देने की कोशिश करी। एंड इट रिफ्लेक्टेड ऑन इन माई मार्कशीट। जीएस में स्कोर मेरा थोड़ा एक्सेप्शनल था क्योंकि उसके लिए प्रिपरेशन ज्यादा थी, जैसे मैंने आपको बताया, तो 451, बट ऑप्शनल में भी 279 आया, एसए में 128 आया। और अगर ये बैलेंस नहीं होता तो कोई मतलब फिर वही रह जाता है कि आप लाइन पे क्रॉस कर रहे हैं, आप लिस्ट से बाहर ही हो जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा जो भी स्टूडेंट्स हैं कि आप बैलेंस करिए प्रॉपर्ली। ऐसा ना हो कि आप ऑप्शनल के सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं और जीएस में आपकी कमांड बहुत ज्यादा वीक हो गई है। ऐसा ना हो कि आप जीएस के मतलब एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं और ऑप्शनल में आपकी कमांड वीक होती जा रही है और आपको लग रहा है कि मैं ऑप्शनल में जानता तो बहुत कुछ हूँ, मेरा ऑप्शनल स्कोर नहीं कर रहा। लेकिन प्रिपरेशन को देखिए कि आप ऑप्शनल को उतना टाइम देने की नहीं दे रहे हैं। एसए को अब मैं देख रहा हूँ कि ये ट्रेंड ये हो गया कि अब एसए को इंसान सोचता है कि नहीं ये तो एकदम ट्रूली लक बेस्ड गेम है कि हाँ आपका एसए पसंद आया एग्जामिनर को तो आप नंबर मिलेंगे, नहीं पसंद आया तो नहीं मिलेंगे। ऐसा भी मुझे अपनी प्रिपरेशन के मैं अगर गाइड मानूं तो जब मैंने एसए के लिए उस लेवल की प्रिपरेशन करी कि हाँ हर हफ्ते मुझे 2 एसए लिखने, मैंने लिखे तो मुझे एसए में थोड़ा बेटर स्कोर मिला। तो मेरा यही रहेगा कि आप एसए में ये मत समझिए कि लक बेस्ड है, आप अपनी एंड से पूरी कोशिश करिए कि आप एसए के लिए भी बराबर टाइम दे पाते हैं। मेंस में मैं एक बार समराइज कर देता हूँ क्या है। आपको एक तो अपनी स्ट्रेटजी रखनी है बैलेंस्ड की, ऑप्शनल को भी एसए को भी इसको भी टाइम देना है। दूसरा, आंसर राइटिंग इज टू बी अ कोर पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटजी। कोई भी आंसर हो अपने दिमाग में क्वेश्चन बना के आंसर लिख दीजिए, एनसीईआरटी में लिख दीजिए। कोई किताब ऐसी पड़ी हुई थी रैंडम उसके पीछे क्वेश्चन लिखे तो उसके आंसर लिखने की कोशिश कर लीजिए, नहीं तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये रहेगा कि आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लीजिए। और तीसरा ये रहेगा कि मेंस में भी जो प्रीलिम्स का रिवीजन वाला फैक्टर था और वो तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मेंस में आपको जो कोर पार्ट ऑफ सिलेबस है, जैसे एग्जांपल देता हूँ जीएस 2 में सिटीजन चार्टर है और ई गवर्नेंस है, कुछ ऐसे कोर पार्ट है जिन पे घूम घूम के क्वेश्चन आते हैं आरपीए पे। इनके नोट्स अगर आपके प्रिपेयर और रिवाइज हैं आपके माइंड में तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे 20 में से 6-7 जो एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उनका आंसर आपको एकदम दिमाग में ऐसे होना चाहिए कि आपने 5 मिनट में तुरंत लिख दिया कि सिटीजन चार्टर 5 पॉइंट ये खत्म किया। इन क्वेश्चंस को आप एक तरह से स्टैंडर्ड आंसर लिखोगे तो आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। जो एआरसी में लिखा है भाई आपने लिख दिया तो आपको नंबर डेफिनेटली ज्यादा मिलेंगे और आपके पास और क्वेश्चंस के लिए टाइम बच जाएगा, क्योंकि मेंस में कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें आपको अपना माइंड अप्लाई करना होगा जो थोड़े ट्रिकी रहेंगे। जैसे इन्वायरमेंटल लॉ में जो सुप्रीम कोर्ट की जूरिस्प्रूडेंस है, जीएस 2 में इस पे क्वेश्चन था। जब आपका आसान क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर दोगे, थोड़ा टाइम बचेगा आपके पास, तो आप ऐसे क्वेश्चन में भी साइन कर सकते हो। और मेंस के लिए एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों की स्ट्रेटेजी ये होती है कि वो स्टार्टिंग में 15 मार्कर्स करते हैं, कुछ लोगों की स्ट्रेटेजी ये होती है कि वो स्टार्टिंग में 10 मार्कर्स करते हैं। मेरी स्ट्रेटेजी बस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जरूरी नहीं कि सही हो। मैं पहले स्टार्टिंग में 10 मार्कर्स करता था, फिर 15 मार्कर्स करता था, फिर बचे हुए 7-10 मार्कर्स करता था, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो आपके स्टार्टिंग के 2-3 आंसर होने चाहिए उसमें आप थोड़ा साइन करोगे तो इट वुड बी गुड फॉर यू। that's all about me. So moving on to the next stage, it is the interview. तो इंटरव्यू 275 मार्क्स का है एंड ये स्टेज जो है ये आपकी रैंक डिसाइड करेगा। ये आपकी रैंक ही नहीं डिसाइड करेगा, ये भी डिसाइड करेगा कि आप लिस्ट में हो या नहीं हो। अगर इंटरव्यू में आपको बिलो 150 सिलेक्शन होना आपके लिए बहुत टफ हो जाता है। तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करें? वैसे तो इस विषय में मेरे को सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आई स्कोर्ड 149 वंस इन एन इंटरव्यू एंड 175 इन द सेकंड वन। आई एम जस्ट शेयरिंग कि मैंने कैसे किया था। मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक्स देने की कोशिश करी, 10-11 मॉक्स आप दीजिए, क्योंकि जो इनर्शिया आपका है इंटरव्यू बोर्ड के आगे जो दिखेगा अगर आप मॉक्स नहीं देंगे, वो आपको ब्रेक करना है। आपको कई बार ये काम करना है कि 5 लोग आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रैंडम कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ रहा है और आप उसको टैकल कर रहे हो, उसको आंसर दे रहे हो, आप मुस्कुरा रहे हो, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आपने एकदम स्टैंडर्ड बना लिया कि सर सॉरी सर आई डू नॉट नो अबाउट इट, आई वुड रीड मोर अबाउट इट। आप ऐसा प्रिपेयर हो जाओ कि हाँ चीजें आपको ऑटोमेटिकली होगी। क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मुझे ये बोलना है, आ रहा है तो मुझे ऐसे बोलना है। किसी क्वेश्चन का आंसर देना है कि आपको डीएम बना दिया किसी डिस्ट्रिक्ट में तो वुमेन सेफ्टी पे क्या करोगे, तो मुझे कहना सर फर्स्टली मैं ये करूंगा, सेकंडली ये करूंगा, थर्डली। मतलब आपके दिमाग में आंसर देने का भी एक फॉर्मेट प्रिपेयर हो जाए कि मुझे इंटरव्यूज के आंसर इस प्रकार से देने हैं। दूसरा, इंटरव्यूज के लिए आप अपनी फैमिली को एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर बना सकते हो। मैं क्या करता था कि जो ट्रांसक्रिप्ट पे क्वेश्चन आते थे, मेरे पिताजी हैं और मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, जीजा जी और मेरे पिताजी और मेरा भाई था, मैं उनको दे देता था क्वेश्चंस कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्स में, आप लोग मुझसे पूछे, मैं आपको बोर्ड समझता हूँ, मैं आपको आंसर दूंगा। तो इस स्ट्रेटजी से भी मेरा काफी इनर्शिया ब्रेक हुआ। डेली मैं उनको आंसर देता था और इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स में भी जो क्वेश्चन आते थे वो भी कवर हो जाते थे, क्योंकि जेन्युइन चांस होता है कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपसे भी पूछे जाएंगे। तो ट्रांसक्रिप्ट्स को आप अपनी फैमिली के साथ एक तरह से उसको कवर कर सकते हैं। तीसरी चीज इंटरव्यू के लिए क्या है कि डैप आप भरेंगे, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसको काफी अच्छे से सोच समझ के भरना है, क्योंकि उसके बेसिस पे काफी क्वेश्चन आएंगे। मेरी हॉबी फुटबॉल है तो उस पर क्वेश्चन आया, रीडिंग स्पिरिचुअल बुक्स थी तो उस पर क्वेश्चन आया। तो आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसको आपको एकदम सोच समझ के भरना है कि मैं हॉबीज में क्या भर रहा हूँ, अचीवमेंट में क्या भर रहा हूँ, और उसके बाद आप उसकी ऐसी प्रिपरेशन रखिए कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे कोई क्वेश्चन आता है तो लगे कि हाँ कोई जेन्युइनली नॉलेजेबल बंदा है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ही ऐसे रहेंगे इंटरव्यू में जिसमें आप शाइन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे कि आप अपने माइंड को अप्लाई करके एक आंसर दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि जो फैक्चुअल हैं, आपको आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते, आते हैं तो भी बढ़िया, नहीं आते तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें आप शाइन कर सकते हैं, जो आपके एकदम
जो आपने चाहा था वैसा क्वेश्चन आ गया, तो उनको ऐसे आंसर देना, उनमें ऐसी प्रिपरेशन रखनी है कि बोर्ड को आप वहाँ इंप्रेस कर सके। बाकी इंटरव्यू के लिए आप और लोगों के भी मॉक इंटरव्यूज वगैरह देखिए कि हाँ वो जो पहले के टॉपर्स रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, लेकिन अपना ही स्टाइल डेवलप करना है, अपना ही एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना है इंटरव्यू के लिए। और जो भी बातें हैं, एक इंटरव्यू के लिए मेरी फाइनल एडवाइस ये रहेगी कि इंटरव्यू में जो बचपन में हमें पढ़ाया गया था कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इससे बड़ा लेसन कोई भी नहीं है इंटरव्यू के लिए। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, हल्का सा भी थोड़ा भी डाउट है तो एक बार पूछ लेना, सर क्या आप यही पूछ रहे हैं? अगर तब भी ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं आ रहा है तो तुरंत सॉरी सर, आई डू नॉट नो अबाउट दिस, आई वुड रीड मोर अबाउट इट, तुरंत सॉरी बोल के आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप किसी क्वेश्चन को गेस करने में या उसका गेस अटेम्प्ट करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आप इंटरव्यू के उन क्वेश्चन को इंटरव्यू से बाहर कर दे रहे हैं जिनका आप अच्छा आंसर दे सकते थे। जिसमें भी आपको लगता है कि मैं अच्छा आंसर नहीं दे पाऊंगा, मेरी नॉलेज उतनी नहीं है, तो वही इंटरव्यू को रोकने की कोशिश करिए कि सॉरी सर मुझे नहीं आता, आप थोड़ा मैं इसके बारे में और पढ़ूंगा। तो दैट्स ऑल अबाउट इंटरव्यू। मॉक टेस्ट दीजिए, अपना फॉर्मेट बनाइए और ऑनेस्ट रहना इंटरव्यू में। मैंने आपको प्रीलिम्स के बारे में बताया, मेंस के बारे में बताया, इंटरव्यू के बारे में बताया, लेकिन एक चीज के बारे में बताना भूल गया जो कि प्रिपरेशन का सबसे बड़ा साथी रहेगा, आपका सेल्फ डाउट। आपको काफी बार सेल्फ डाउट होगा, कभी प्रीलिम्स नहीं हुआ, कभी मेंस में रह गए, कभी इंटरव्यू में जाके रह गए, तो फिर ऐसा लगेगा कि यार कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सही से कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मैं मतलब इस लायक हूँ भी कि नहीं हूँ, क्या मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं कि नहीं है, क्या मैं मतलब उस लेवल का मेरा अप्रोच है कि नहीं है, क्या मेरे सर्कमस्टेंसेस ही खराब है, क्या मैं जिस जगह पे रहता हूँ वो खराब है, क्या मुझे करोल बाग चले जाना चाहिए, राजेंद्र नगर चले जाना चाहिए रहने के लिए, या मैं यहीं रह के कर सकता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस आपको रेगुलरली फॉलो करेंगे। तो इन क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज आप ये कर सकते हैं कि आप अपने माइंड में क्लियर हो सकते हैं कि मैं सिविल सर्विस एग्जाम दे किस लिए रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है इस एग्जाम को देने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपका पर्पस ये है कि मतलब आपके माता पिता के चेहरे पे खुशी आ जाएगी, आप देश के लिए कुछ कर सकते हैं, तो उस पर्पस को कभी भी नहीं भूलना है, उसको अपने हार्ट के क्लोज रखना है। आपकी मोटिवेशन यहाँ से नहीं आनी चाहिए कि मैं लवासना में जाके ऐसी फोटो खिंचवा दूंगा या मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पे बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स बन जाएंगे। लेकिन अगर आपका मोटिवेशन ये है कि मुझे अपने पेरेंट्स के मुंह पे स्माइल देखनी है और अपने एरिया को मैं आगे ले जा सकता हूँ, या मैं ऐसी पोस्ट पे बैठ सकता हूँ जिससे मैं काफी लोगों के लिए काफी कुछ कर सकता हूँ, अगर ये आपकी मोटिवेशन है तो आप इसको मतलब अपने दिमाग में एकदम फीड कर लीजिए। जब भी लगे कि हाँ सेल्फ डाउट आ रहा है, होगा कि नहीं होगा, तो एक बार सोचिए कि होगा तो क्या होगा, होगा तो मैं कितना कुछ कर सकता रहूंगा, और काम अपना करते रहिए। दूसरा सेल्फ डाउट का सबसे बड़ा आंसर है कि आप रिजल्ट ओरिएंटेशन छोड़ दीजिए। मैंने देखा है कि काफी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ओरिएंटेशन पूरी रिजल्ट की है, क्या रिजल्ट में निकलेगा तो ऐसा होगा, नहीं निकलेगा तो ऐसा होगा। आप प्रोसेस ओरिएंटेड रहिए कि अगले दिन मुझे 8 घंटे पढ़ने हैं और इन 8 घंटों में मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं, या मुझे इतने टेस्ट देने हैं, इतने ये करने हैं। जो उस 8 घंटे को अब आप पूरी शिद्दत के साथ देंगे ना, तो आपको ग्रेटिफिकेशन मिलेगी और डोपामाइन रिलीज होगा, वो आपके लिए एक बूस्टर रहेगा। वो जो आपका सेल्फ डाउट है ना, उसको वो काट देगा कि नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं कर रहा हूँ, मैं डेली काम को कर रहा हूँ, डेली जो मैं सोचता हूँ उसको पूरा कर रहा हूँ। तो आपकी ये विनिंग हैबिट बन जाएगी कि मैं डेली जीतता हूँ, मैं डेली सोचता हूँ कि 8 घंटे मुझे करना है, डेली उसको करके उठता हूँ। मैं टेस्ट देने की सोचता हूँ, मैं उस टेस्ट को दे के उठता हूँ। मैं टेस्ट में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करता हूँ, उसको करके उठता हूँ। तो यही मेरी आपसे एक वो रहेगी कि आप अपने पर्पस को मत भूलिए, और सेल्फ डाउट को अगर आपको हराना है तो बी प्रोसेस ओरिएंटेड रेदर देन रिजल्ट ओरिएंटेड। विद दिस आई एंड दिस सेशन। थैंक्स टू द DKT टीम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर समथिंग विद द अपकमिंग एस्पिरेंट्स।